नमस्कार। आज़ाद सिपाही के हेल्थ इज़ वेल्थ शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ जूही सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भारत में जिस रोग से सबसे अधिक लोग जूझ रहे हैं। जी हाँ, ये बीमारी ब्लड प्रेशर से संबंधित है। भारत में जहाँ 20 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में हैं, वहीं लो ब्लड प्रेशर वाले भी इस नंबर से अछूते नहीं हैं। इस बीमारी से कैसे निपटें, इसी के बारे में आज हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक्सपर्ट और मशहूर फिजिशियन डॉक्टर मयंक प्रियरंजन। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताएं ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड अपना प्रेशर वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट एक्सर्ट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज बीपी लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो बीपी का जो नॉर्मल बीपी होता है वो लेस देन 120/80 कहते हैं। 120 ऊपर वाला उसको सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक या कॉमन लैंग्वेज ऊपर वाला बीपी कहते हैं, और 80 डायस्टोलिक होता है यानी कि नीचे वाला बीपी। तो नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 से कम होना चाहिए या 120/80 होना चाहिए। ज़्यादा बीपी हम तब कहते हैं जब आपका बीपी 140/90 से ऊपर हो जाए, यानी कि सिस्टोलिक बीपी आपका 140 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक बीपी यानी कि नीचे वाला बीपी 90 से ऊपर हो जाए, तब हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन है या बीपी की बीमारी है। ये हाई ब्लड प्रेशर कितना घातक हो सकता है, ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। हाई बीपी के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि जैसे कि पेशेंट आपके पास अगर एक्यूटली बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाए, 180 से ज़्यादा हो जाए या 190 से ज़्यादा हो जाए ऊपर वाला, तो एक उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और एक लॉन्ग टर्म अगर बीपी 140/90 से ऊपर रहे तो उसका बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स पे एक डैमेज होता है। तो एक शॉर्ट टर्म एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होते हैं और एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होता है। लो ब्लड प्रेशर कितना घातक होता है, ये शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचा सकता है या कितना खतरनाक हो सकता है। लो बीपी का जनरली कोई ना कोई कारण होता है और डिपेंड करता है किस कारण से वो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, और फिर उस कारण को पता करके उसको ट्रीट करना ही इसका मेन इलाज होता है। जैसे कि कोई भी कंडीशन जिसमें कि आपका वॉल्यूम लॉस हो रहा है, ब्लड या तो ब्लड का लॉस हो रहा है बॉडी में से, या तो वाटर का लॉस हो रहा है। वो वाटर का लॉस डायरिया से हो सकता है यानी कि लूज मोशन से, पतले लैट्रिन से हो सकता है, या तो फिर बार बार वॉमिटिंग यानी उल्टी से हो सकता है। तो अगर किसी को बार बार उल्टी हो रही है किसी भी कारण से, या बार बार लूज मोशन हो रहा है किसी भी कारण से, तो शरीर में पानी की मात्रा कम होने की वजह से बीपी आपका फॉल कर सकता है। कभी किसी को चोट लग गई या कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, चाहे आंतों से ब्लीडिंग हो रही है या शरीर के दूसरे अंगों से अंदर में ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे ब्लड लॉस की वजह से बीपी कम हो जाता है। फिर और भी कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन अगर होता है आपके बॉडी में, तो इन्फेक्शन से सेप्सिस हो जाता है, सेप्सिस नाम की बीमारी होती है, उससे भी आपका बीपी फॉल कर जाता है, उसको सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो जो कारण है जिस कारण से आपका बीपी कम हो रहा है वो कारण मायने रखता है कि वो बीमारी कितनी खतरनाक है, और हमें उस कारण को ट्रीट करना होता है। जी, क्या ब्लड प्रेशर जेनेटिक होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि अगर मेरे पिता या दादा को है तो मुझे भी होगा, तो इसके बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल। बीपी यानी कि हाइपरटेंशन जो कहते हैं वो बेसिकली उनका दो मुख्य कारण होता है। एक तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और प्राइमरी का कोई कॉज नहीं होता, वो जेनेटिक होता है। तो जैसे कि हम सुनते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे फादर मदर को बीपी था या अपने सिबलिंग को, भाई बहन को बीपी था, तो उससे हमें भी हो गया। तो ये जो जेनेटिक कारणों से होता है बीपी, वो जनरली प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, और 80 to 95% पेशेंट्स को ये प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, यानी कोई ना कोई उसका सेकेंडरी कॉज नहीं होता, वो जेनेटिक कॉज की वजह से उनको बीपी की बीमारी होती है। और दूसरा जो कारण होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो उसका कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण अगर हम करेक्ट कर दें तो वो बीपी भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई यंग पेशेंट आपके पास आ रहा है, कोई यंग लड़का आ रहा है जिसके पास कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है बीपी की, तो उसमें हमें ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर कारण क्या है उसके बीपी बढ़ने का। कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज अगर होगा तो उसे आइडेंटिफाई करके हमें इसको ट्रीट करना चाहिए।
जी, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में रखा जाए? बेसिकली जैसे मैं कह रहा था कि लो बीपी का तो कोई ना कोई कारण होता जी। है। लो बीपी अगर हो रहा है तो उसका एक रीज़न है, जो रीज़न मैंने अभी डिस्कस किया, तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको ट्रीट कीजिए। और हाई बीपी के लिए भी बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, और मेडिकेशंस के अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे बाद में। जी, भारत में लगभग 20 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग इसी के आसपास लो ब्लड प्रेशर वाले रोगी भी हैं। तो आने वाले समय के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि बीपी बढ़ने के वजह से आपको दो टाइप की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर आपका सडनली किसी पेशेंट का बीपी मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, 180 या 190 से ऊपर हो जाता है, तो उनको एक सीवियर हेडेक हो सकता है। ये बेसिकली एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो उनको सीवियर हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, नौजिया मतलब उकाई आना, ये सिम्टम है उसके, या उल्टी आ सकती है। और इस चीज़ को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये उसको तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे प्रोग्रेस होके, ये आगे बढ़ के दौरा करा सकता है, सीजर्स कहते हैं उसको, या पेशेंट कोमा में जा सकता है, इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और अगर पेशेंट का बीपी इतना ज़्यादा आ रहा है, अगर उन्होंने घर पे देखा कि मेरा बीपी इतना ज़्यादा आ रहा है, उनको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, उल्टी आ रही है या उकाई आ रही है, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। दूसरी बात है कि जो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन यानी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, बीपी आपका कंसिस्टेंटली जो टारगेट रेंज है, हमारा टारगेट रेंज बीपी का होता है 140/90। हमें अपना बीपी जो है अपने पेशेंट्स का 140/90 से कम रखना है। अगर इतना कम है तो हम कहते हैं कि बीपी कंट्रोल में है। तो अगर कंसिस्टेंटली किसी पेशेंट का बीपी 140/90 से ज़्यादा रह रहा है बहुत सालों तक, कई सालों तक, तब उससे टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है। हमारे जो बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स हैं, वेरियस ऑर्गन्स हैं, उसमें डैमेज होता है। कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं? जैसे कि सबसे कॉमन जो हमने सुना है किडनी। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नाम की बीमारी जो होती है वो बहुत ही कॉमन है इंडिया में। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत सारे पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं जी। तो उनकी डायलिसिस की जो नौबत आ गई है, जब किडनी उनका फेल कर गया है, उनको बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नाम की बीमारी होती है, CKD कहते हैं। तो ये जो CKD नाम की बीमारी है वो उसका बहुत सारा कारण होता है। उसमें से एक कारण ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं होना भी है। जब कई सालों तक बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो वो किडनी डैमेज कराता है। सेकेंड ऑर्गन जो हो गया आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी आपका हार्ट। तो हार्ट में वो तरह तरह की दिक्कत करा सकता है। आपके हार्ट में वो हार्ट फेलियर करा सकता है। बेसिकली हार्ट फेलियर के सिम्टम है कि आपके पाँव में सूजन हो सकती है या आपके लंग्स में पानी भर सकता है। ये दोनों ही काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं। और हार्ट का रिदम वो डिस्टर्ब कर सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की एक रिदम डिस्टर्बेंस होती है जो हार्ट में होता है, वो आपका हाई बीपी की वजह से ऐसा हो सकता है। थर्ड थिंग है कि हार्ट में वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ करा सकता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है आपको। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन इसकी हार्ट रिलेटेड है वो काफ़ी सीवियर है और काफ़ी सीरियस है, तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। थर्ड थिंग है कि ब्रेन में भी ये डैमेज कराता है। अगर लॉन्ग टर्म आपका बीपी हाई रहे या बीपी बीच में शूट अप कर जाए तो उससे आपके ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। अब स्ट्रोक भी दो प्रकार के होते हैं, या तो आपके ब्रेन में क्लॉट जम सकता है, उसको हम लकवा कहते हैं, और शरीर का एक हिस्सा आपका पैरालाइज हो सकता है, या फिर ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, नस फट सकती है, उससे भी शरीर का एक हिस्सा आपका पैरालाइज हो सकता है। दूसरी बात है कि ओल्ड पेशेंट्स में जब उनका बीपी हाई रहता है तो डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है, जहाँ पे वो ज़्यादा भूलना शुरू कर देते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं डेली लिविंग की, वो उसमें बाधा नहीं लगती है। जैसे सुबह ब्रश करना, कंघी करना, इन सब छोटे छोटे कामों में भी इनको दिक्कत आती है। तो ये सब क्रॉनिक बीपी ज़्यादा बढ़ने के प्रभाव हैं ब्रेन के ऊपर। उसके बाद आपका एक लोअर जो लिम्ब होता है, जो पैर होते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। उसमें वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ नाम की बीमारी करता है, जहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं पैर की, उसमें क्लॉट जम सकता है। तो उससे सिम्टम ये होता है कि जैसे थोड़ा दूर चलने पे ही आपके काफ मसल जो है उसमें पेन होना आपको शुरू हो जाएगा। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं बेसिकली कॉमन लैंग्वेज। डॉक्टर, जैसा भी हम बात कर रहे थे प्राइमरी के बारे में, लेकिन प्राइमरी तो हमने जान लिया कि वो जेनेटिक होता है, लेकिन ये सेकेंडरी कॉज ऑफ
हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताएं। जी, सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली सेकेंडरी का मतलब कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जो कॉज करा रहा है हाइपरटेंशन, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। जी। तो जैसे किडनी की बीमारी होगी, पहला कॉज हम डिस्कस करते हैं किडनी की बीमारी। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने कि बीपी बढ़े रहने से अगर बहुत लंबे टाइम तक, कई सालों तक अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उससे किडनी की बीमारी हो जाती है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जो कि आगे एवेंचुअली आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी बन जाती है उसमें। तो ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो एक इफेक्ट तो है ही अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का, ये कॉज भी है हाइपरटेंशन का। अगर आपको किसी और कारण से किडनी डिजीज़ हो रही है, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से मान लीजिए आपको किडनी डिजीज़ हो रही है, तो ये जो किडनी डिजीज़ है ये आपका बीपी भी बढ़ाएगा। तो ये एक सेकेंडरी कॉज ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन में आता है सीकेडी। सेकेंड हो गया आपका रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, यानी किडनी के जो वेसल्स होते हैं अगर उसमें सिकुड़न आ जाए, उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, किसी भी कारण से, चाहे वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन जाए, उसकी वजह से ऑक्लूजन हो जाए रीनल आर्टरी का, तो उसकी वजह से भी आपका बीपी शूट अप कर सकता है। थर्ड चीज़ आते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, तो एक एल्डोस्टेरोन नाम का भी हार्मोन होता है, उसका अगर एक्सेस हो जाए बॉडी में, चाहे वो कोई एड्रिनल ट्यूमर हो उसकी वजह से हो, उससे भी बीपी बढ़ सकता है। ये हार्मोन क्या होता है? हार्मोन बेसिकली हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे किडनी हो गया, किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बनाते हैं जिसको हम हार्मोन कहते हैं, और उसका काम ये होता है कि बॉडी के विभिन्न अंगों पे जाके कुछ ना कुछ फंक्शन होता है उसका, बेसिकली कुछ ना कुछ वो रिलीज़ करवाता है, जिससे हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो मेंटेन रहता है। वो एक एसेंशियल केमिकल कह लीजिए बॉडी का है, जो हमारे बॉडी के कई पार्ट्स, बॉडी के कई ऑर्गन्स उसको सीक्रेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ऐसा ही है। तो जैसे कि एल्डोस्टेरोन की हम बात करें तो उसी तरह से एक और बीमारी होती है कशिंग सिंड्रोम। तो ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन कशिंग सिंड्रोम में बेसिकली होता है कि बॉडी में आपके स्टेरॉयड बहुत बढ़ जाता है, स्टेरॉयड एक्सेस की कंडीशन आ जाती है बॉडी में। अब ये जो स्टेरॉयड एक्सेस की बॉडी में कंडीशन है, ये आपका बाहर से बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लेने से भी हो सकता है, या बॉडी में जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड सिचुएटेड होता है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं उसको, तो वो कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, उसमें अगर ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर आपके ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी कहते हैं उसको, वो उसमें अगर ट्यूमर हो जाए, एडिनोमा हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। कशिंग सिंड्रोम में बेसिकली जैसे मैंने बोला कि स्टेरॉयड एक्सेस की स्टेट होती है बॉडी के अंदर, और उसके कई सारे फीचर होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे आपका चेहरा होता है वो सूज जाता है, फूल जाता है, उसको मून लाइक फेसिस कहते हैं, चांद सा हो जाता है बट नॉट इन अ गुड वे। दूसरी बात है कि एडिपोसिटी आ जाती है, मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है, पेट में पर्पल कलर के लाइंस आ जाते हैं, स्ट्राई कहते हैं, पर्पल स्ट्राई, पर्पल लाइंस आ जाते हैं, पैर वगैरह पूरा सूज जाता है उससे, और चेहरे में इन जनरल पूरी सूजन आ जाती है। तो ये स्टेरॉयड एक्सेस या कशिंग सिंड्रोम का फीचर है। तो इसका जो कारण है वो मैंने बताया। तो इस कशिंग सिंड्रोम की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। देन कम्स एक फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की बीमारी होती है। जब एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर की हम बात कर रहे थे, तो उसी में एक एड्रिनल ग्लैंड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें अगर एक पार्ट का ट्यूमर हो जाए तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये दो तरह के हार्मोन होते हैं बेसिकली। तो एड्रेनलिन हमने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में, ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में काम आता है। जब भी हम डर जाते हैं या हमें गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है। तो इन हार्मोन्स, और ये इसे यही वजह है कि हमारा बीपी भी उस टाइम हाई हो जाता है। तो यही हार्मोन जो है एड्रेनल ग्लैंड एक्सेस में बनाता है जब उसमें कोई ट्यूमर हो जाए तो इससे बीपी बढ़ जाता है, और इसमें बीपी काफ़ी हाई शूट अप कर जाता है। फिर आता है एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को अगर हम उसको संधि विच्छेद करें उसका हम, तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हो गया कहीं कुछ रुकावट आ रही है, स्लीप मतलब नींद, और एपनिया मतलब रात के समय सांस का बंद हो जाना। तो रात के टाइम में क्या होता है, अक्सर मोटापे से ग्रसित लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जब वो सोते हैं तो उनके गले में भी चर्बी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गला जो होता है पहले से सिकुड़ा हुआ होता है, गले का जो छेद होता है
जब सोते हैं तो ये टंग हमारा है ये फॉल बैक करता है और ऑलरेडी ऑक्लूडेड गले को वो और भी सिकोड़ देता है, जिससे कि स्नोरिंग शुरू हो जाती है, खराटे शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ आगे प्रोग्रेस होते होते क्या है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करना शुरू हो जाता है और बार बार नींद खुल जाती है रात में सांस बंद होने की वजह से। तो यही चीज़ अगर आगे प्रोग्रेस होते रहे तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपको बीपी की बीमारी भी करा सकता है, हार्ट का भी बीमारी करा सकता है, ब्रेन की भी बीमारी करा सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है और ये करेक्टेबल बीमारी है क्योंकि ये मोटापे की बीमारी है, ये ओबेसिटी की वजह से होता है। तो इसको भी इस पर भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई बीपी का मरीज़ आपके पास आ रहा है और कोई जेनेटिक फैक्टर्स में अगर नहीं मिल रहे हैं तो खासकर अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो एक स्नोरिंग की हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए उनकी कि खराटे लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ और बीमारियां होती है जैसे कि थायराइड की बीमारी बहुत कॉमन बीमारी होती है। फीमेल्स में अक्सर हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही कॉमन है, यानी कि थायराइड का कम काम करना ये हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड का ज़्यादा काम करना ये हाइपरथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म में हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में अक्सर होता है, कई पेशेंट ऐसे आते हैं ओपीडी में। तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला बीपी है डायस्टोलिक बीपी वो बढ़ा हुआ मिलता है हमें हाइपोथायराइडिज्म में, और जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें ऊपर वाला बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। तो एक TSH लेवल्स हम करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड। सिंपल सा टेस्ट होता है, हर जगह होता है। उसके बाद अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाए किसी भी कारण से, जनरली वो हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, वो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी भी कारण से तो उससे भी हमारा बीपी बढ़ा हुआ रह सकता है। तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम टैबलेट खाना भी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि कैल्शियम का टैबलेट अक्सर देखते हैं ओपीडी पेशेंट जो आते हैं कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा सुबह शाम डेली बहुत सालों तक खाते रहते हैं। कैल्शियम भी बढ़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जी, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि बीपी तो बढ़ा ही सकता है, साथ में जो टैबलेट वाला कैल्शियम है वो पथरी कराने के लिए भी नोटोरियस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉज आता है हमारा जो हम दवाइयाँ जो लेते हैं, कई दवाइयाँ लेने से भी हमारा बीपी बढ़ सकता है। जैसे कि जब हमारा नाक ब्लॉक हो जाता है तो हम बहुत सारे डिकंजेस्टेंट्स लेते हैं जो कि टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, प्लस जो सिरप आता है उसमें भी डिकंजेस्टेंट्स होते हैं। तो वो जो नेजल डिकंजेस्टेंट्स लेते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी हमारा बीपी बढ़ सकता है। कभी कभी सुना होगा आपने कि कुछ खासकर ओल्ड पेशेंट से बोल रहे हैं कि कफ सिरप लेने के बाद धड़कन बढ़ जाती है, तो नींद बहुत आती है। हाँ, नींद भी आती है क्योंकि अल्कोहल बेस होता है उसमें, प्लस कुछ सिरप जो होते हैं वो ओपियोइड, उसमें ओपियोइड्स होते हैं। ओपियोइड एक तरह का नारकोटिक क्लास का दवाई है, तो वो नींद कराता है, उसका साइड इफेक्ट है ऐसा। तो वो जो डिकंजेस्टेंट सब लेते हैं वो भी, उससे भी बीपी आपका बढ़ सकता है। फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिसमें हाई डोज ईस्ट्रोजन होता है, फीमेल्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय गायनेकोलॉजिस्ट फॉर वेरियस रीजंस, तो उससे भी आपका बीपी बढ़ सकता है अगर बहुत लंबे टाइम तक आप लें तो। फिर ये स्टेरॉइड्स के बाद हम कर ही रहे थे कशिंग सिंड्रोम में, स्टेरॉइड्स अगर आप बाहर से खा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न तो भी आपका लॉन्ग टर्म पे बीपी बढ़ सकता है। फिर बहुत सारे लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं अक्सर वो क्विक फिक्स चाहते हैं कि जल्दी हमारा मोटापा कम हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ ऐसी दवाई दे दी जाए जिससे हम पतले हो जाएं, बट वो जो दवाइयाँ जी, तो उन दवाइयों का साइड इफेक्ट ये है कि उससे बीपी आपका बढ़ सकता है। तो मोटापा कम करने वाली दवाई पे बिल्कुल भरोसा ना करें क्योंकि अभी तक कोई भी बहुत सेफ दवाई ऐसी इंडिया में नहीं अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इस दवाइयों के साथ अभी तक नहीं रहा है। नेक्स्ट थिंग है कि जो पेन किलर्स खाते हैं, तो पेन किलर्स भी बहुत चीज़ों को डैमेज करते हैं, जैसे कि अल्सर करा सकते हैं पेट में, किडनी डैमेज करा सकते हैं, और साथ में साथ आपका बीपी भी वो लॉन्ग टर्म यूज़ पे बढ़ा सकते हैं। फिर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अगर कोकेन वगैरह लेते हैं कोई ड्रग एडिक्ट, तो उससे आपका बीपी बहुत शूट अप कर सकता है। दूसरी बात है, कोकेन से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपकी दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। तो कोकेन इज़ ए वेरी हार्मफुल ड्रग। देखा जाता है कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बदल चुका है, खाने पीने का ढंग बदल चुका है, वर्कआउट से लोग दूर रहते हैं। तो क्या ये मेन रीज़न हो सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने की? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत सिलेंडरी हो गई। सिलेंडरी लाइफस्टाइल मतलब कि हमारा वर्क ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, मैक्सिमम काम अब हमारा लैपटॉप या फ़ोन पे हो जाता है।
पहले हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए दूर जाना पड़ता था। हाँ। तो अब ये बहुत सहूलियत हो गई है कि अब हम घर बैठे ही सारा काम अपना कर सकते हैं। बट इसके साथ एक ड्रॉबैक भी आता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा एक्टिविटी बहुत कम हो गया है और खान पान में हमारी कोई कमी नहीं है, बल्कि और बढ़ गया है। जंक फूड का ज़माना आ गया है, वेस्टर्न डाइट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, हमारा जो डाइट और एक्सरसाइज का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा होता है तो फिर तरह तरह की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड इशू, तो ऑब्वियसली इन सब का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया आपके ज़माने में। डॉक्टर, हाई बीपी और लो बीपी में ज़्यादा घातक किसे माना जाए? जनरली लो बीपी का कोई इमीडिएट कारण होता है जी। कि कोई ना कोई वजह से, जैसे कि मैं डिस्कस कर हम लोग बात कर रहे थे कि या तो वॉल्यूम लॉस हो रहा है या तो कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तो कोई ना कोई इसका इमीडिएट कारण होता है, तभी बीपी लो होता है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है डेफिनेटली। हाँ, हाई बीपी जो है जनरली शॉर्ट टर्म में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं कराता है, एक्सेप्ट फॉर कि कोई मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया तब वो दिक्कत कर सकता है। बट अदरवाइज़ अगर आपका बीपी हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म में वो प्रॉब्लम नहीं करता है, बट लॉन्ग टर्म में जाके वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी खतरनाक हैं और दोनों एक डिफरेंट एंटाइटीज़ हैं, दोनों को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देखा गया है कि ऐसा बोला जाता है कि हाई बीपी को एक साइलेंट किलर के रूप में देखा गया है, क्योंकि 20 साल के युवक को भी देखा जाता है कि अचानक हार्ट अटैक आता है और वो नहीं बचते। तो इसका क्या कनेक्शन है? जनरली जब किसी का बीपी हाई होता है तो थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे करके हाई होता है, तो वो जो हाई बीपी होता है लोग टॉलरेट कर लेते हैं, स्पेशली यंग पीपल जो है टॉलरेट कर लेते हैं, पता नहीं चल पाता कि वो बीपी इनका हाई है। और वही चीज़ वो आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ख़तरनाक रूप ले लेता है, खासकर अगर उसका कोई कारण हो, जो कि यंग पेशेंट्स में जनरली कोई ना कोई कारण होता है। जो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे उसमें कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण खतरनाक भी हो सकता है। इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते। बेसिकली जब बीपी आपका बढ़ा हुआ रहता है तो आपके सिम्टम्स नहीं आते, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, बट एक दिन अचानक से जब बीपी बहुत शूट अप कर जाता है फॉर वॉट एवर रीज़न, तब वो फिर आपको या तो हार्ट अटैक करा देता है या स्ट्रोक करा देता है या फिर हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी करा देता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन करा देता है। तो इसलिए एक अचानक से आता है तो अचानक से आता है, कुछ दिखता नहीं है कि हाँ नॉर्मल लाइफ हो जी रहा। हाई बीपी और लो बीपी वालों के लिए खान पान में कुछ बदलाव या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, लो बीपी तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंटाइटी हो गई। उसका तो जैसे कि मैंने बताया कोई रीज़न होता है, तो उस रीज़न को ट्रीट किया जाएगा, वो जो कि एक बेस्ट वो हॉस्पिटल बेसिस पे ट्रीट किया जाता है जी। अगर हाई बीपी की हम बात करें तो उसमें हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, तो उसमें कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। जैसे कि अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो आपको वेट कम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेट कम करने का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेट कम करने से आपको तरह तरह की बीमारियों में फ़ायदा होगा। आपका बीपी कम रहेगा, आपको डायबिटीज़ से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, या डायबिटीज़ आपको नहीं होगा और है तो ठीक हो जाएगा या प्रोग्रेस कम होगा, और आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उसमें भी आराम मिलेगा। सेकेंड थिंग है कि सॉल्ट कम लेना है, नमक कम लेना है। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं जिनका लो है उन्हें नमक खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ऊपर से भी खा सकते हैं। लो वाले खा सकते हैं, बट अभी हम हाई में क्या आपको रेगुलर बेसिस पे अगर लो बीपी है और ऊपर से नमक खा रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं है? नहीं, वो नुकसान नहीं करेगा। अगर आपका बीपी लो रहता है और फिर आप अगर सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, आपको कोई और बीमारी नहीं है जिससे आपके पैरों में कोई सूजन आता हो, आपका लिवर ठीक काम कर रहा है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें नमक खाने की आपको ज़रूरत पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके अगर हम बात करें तो लिवर डिजीज़ जो होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नाम की बीमारी होती है, उसमें जब वो लास्ट स्टेज पे होता है या बहुत एडवांस हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, पेट में काफ़ी पानी भर जाता है, पैरों में भी सूजन आ जाती है। तो उस केस में हमें सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बीपी सिर्फ लो रह रहा है और कोई और बीमारी नहीं है, लिवर की बीमारी भी नहीं है, तो हमें नमक ज़्यादा खाने से फिर कोई दिक्कत नहीं है। डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर का आपस में क्या संबंध है? दोनों का बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन देखा जाए तो
डिप्रेशन मतलब ये स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा होता है तो ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि अगर हम तनाव या स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा तो अपने आप हमारा बीपी शूट अप करेगा। जब भी हम चाहे एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा चलते फिरते हैं या थोड़ा गुस्से में रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई हमें डांट देता है या किसी की बात पसंद नहीं आती, ये सब कारणों से क्या है, हमारा बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का कि हमारा बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ऑब्वियसली हमारा बीपी जो है, बिल्कुल ये सब चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, तो ये सब जो है ये हाइपरटेंसिव स्टेट्स हैं। ये आपका बीपी बढ़ाने की या बीपी शूट अप करने की क्षमता रखते हैं। तो लाइफस्टाइल हमारा वैसा होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री। हालांकि इट इज़ बेटर सेड देन डन, इतना आसान नहीं है, कहना ज़्यादा आसान है, बट वी शुड एम फॉर इट। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि देखा गया है किसी को घबराहट आती है, जो अभी हमने डिस्कस किया, चिड़चिड़ापन, क्या ये हो तो हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। चिड़चिड़ापन, सर में दर्द होना जी, थोड़ा सा उकाई आना या उल्टी होना, ये बीपी किसी भी फॉर्म में इन सिम्टम्स के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकता है। कभी कभी घबराहट भी फील होता है, उसका भी रीज़न क्या ब्लड प्रेशर को माने? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत टाइम तक बढ़ा हुआ है तो उससे हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की एक रिदम डिस्टर्बेंस है, और उस एट्रियल फिब्रिलेशन में क्लासिक जो सिम्टम आते हैं वो घबराहट होती है, चक्कर आना होता है, बीच बीच में बेहोशी भी हो सकती है जी। तो इस टाइप के कोई भी अगर सिम्टम हो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तो विजिट योर डॉक्टर एंड गेट योर बीपी चेकड अप। डॉक्टर, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, और क्या क्या मतलब इसके बारे में हमें बताएं। जो पहले हमने बात करी कि वेट रिड्यूस करना है, हमें सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन रखना है, तो नमक जो है हमें डाइट में कम रखना है। आइडियली कहते हैं कि 6 ग्राम पर डे से कम हमारा सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, नमक की मात्रा 6 ग्राम से कम होनी चाहिए पर डे। बट ऑब्वियसली कोई अब तराजू लेके तो नमक खाता नहीं जी, बिल्कुल। तो उसमें हमें बेसिकली ऐसा इतना ध्यान रखना है कि हम खाने में अपना नमक कम डालें और एक्स्ट्रा सॉल्ट बिल्कुल ना लें उसके अलावा। प्लस कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जो सॉल्ट रिच होते हैं, जैसे कि पैकेट में कोई भी जो खाना आता है, चिप्स होता है, भुजिया, मूंग दाल या इस टाइप का जो भी आइटम आता है, चटक मटक जो खाना होता है, इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, तो उसको अवॉइड करना है। अचार में सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है, लोग खीरा के साथ, सैलाड के साथ सॉल्ट बहुत लेते हैं, तो वो सब अवॉइड करना। तो एक जनरल प्रिंसिपल पे इसको अवॉइड करेंगे तो हमारा जो हमारा प्लान है वो मीटअप कर जाएगा। देन कम्स की हमारा जो डाइट है वो बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स में रिच होना चाहिए, और सैचुरेटेड फैट हमें कम लेना है। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, मतलब कौन से फैट है जो सैचुरेटेड होते हैं? एग्जाम्पल इसका कहें तो जैसे घी हो गया, बटर हो गया, डालडा हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैट में आते हैं। घी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, हमें कम मात्रा में ही लेनी चाहिए, क्योंकि घी के बारे में लोगों को लगता है कि नहीं, जितना खाएंगे मतलब हमारे बॉडी के लिए सही है। घी के कुछ अच्छे इफेक्ट्स हैं, बट कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उसका नुकसान फिर ज़्यादा होता है और उसके जो फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमें घी के डेफिनेटली कुछ फ़ायदे हैं, बट हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए। कोई भी जो तरल पदार्थ होता है, कोई भी फैट अगर आपका रूम टेम्परेचर पे जम जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, तो उसका इंटेक हमें कम रखना है, हाइपरटेंशन। उसके बाद फिर हमें अगर कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो मेल्स के केस में 2 ड्रिंक से कम लेना है पर डे, और फीमेल्स के केस में 1 ड्रिंक से कम लेना है पर डे। पर डे मतलब रोज़ ले सकते हैं? मतलब जैसे ऐसे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें लेना चाहिए पर डे। बेसिकली अल्कोहल तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको लेना नहीं चाहिए। अल्कोहल आपको लेना नहीं है, अल्कोहल आपको अवॉइड करना है। लेकिन अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली अल्कोहल ले रहा है, वो दिन ब दिन लेता रहता है, बहुत सालों से ले रहा है, तो उसका अल्कोहल कंजम्पशन किस तरह हमें कम करना चाहिए, तो उसकी सेफ लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर वो मेल है तो 2 ड्रिंक से ज़्यादा पर डे ना लें, और फीमेल है तो 1 ड्रिंक से ज़्यादा ना लें दिन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल होनी चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यंग आदमी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ओल्ड पेशेंट्स हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, मतलब फास्ट वॉक करना है कम से कम दिन में 30 मिनट के लिए, तो दैट इज़ सफिशिएंट। 30 मिनट अपने आप को देना ही देना है। बिल्कुल, दैट इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर बॉडी, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा।
ब्लड प्रेशर की जो दवा चलती है, मैंने सुना है कि एक बार किसी को हो गया, किसी ने दवा खाना शुरू कर दी तो वो पूरी लाइफ चलता रहता है। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्या है? जनरली बीपी की जो दवाइयाँ चलती है बहुत अलग अलग क्लास की दवाइयाँ होती है, बट जो कॉमन दवाइयाँ चलती है वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। तो बीपी, जैसा कि मैं डायबिटीज़ के केस में पहले कह रहा था कि डायबिटीज़ की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, लेकिन अगर उसकी दवाई छोड़ दी जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलर इज़ द केस विद ब्लड प्रेशर कि अगर आप दवाई लेते हैं तो दवाई लॉन्ग टर्म उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे होते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो हम मॉनिटर करते रहते हैं। बट अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट इनका बहुत ही कम होता है, बहुत अच्छा वेल टॉलरेटेड मेडिकेशन होते हैं। तो दवाई अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है बीपी के लिए और आप बीपी का टारगेट अचीव कर रहे हैं तो मेक श्योर कि फिर ये आप लगातार खाते रहें। क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल होने के बाद ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ी भी जा सके? ऐसा बहुत कम होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो कोई ना कोई अलग बीमारी उनको होती है, तो उस बीमारी की वजह से बीपी जो उनका कम हो जाता है, तो उनका बीपी फिर कंट्रोल में आ जाता है और बिना बीपी की दवाई की वजह से ही, बिना बीपी की दवाई के बिना ही उनका बीपी कंट्रोल में रहता है बेसिकली। लेकिन फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उनका बीपी वापस से उनका एक बेसलाइन लेवल से ऊपर हो जाता है, उस टाइम फिर उनको दवाई स्टार्ट करनी पड़ जाती है। तो बीपी की दवाई जनरली एक बार स्टार्ट होती है पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, अनटिल अनलेस कोई अगर लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मोटापे की वजह से बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल वैसा है कि आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, मोटे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उस केस में अगर ये सब फैक्टर्स को हटा दिया जाए, अल्कोहल लेना बंद कर दें, नमक का इंटेक कम कर दें और मोटापा आपका बहुत कम हो जाए, तो बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है आप। ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे लाइफस्टाइल, खान पान। अगर हम अपने आप को, जैसा आपने बताया, 30 मिनट अपने आप को दें, वॉक करें, तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अगर कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसा नौबत आ सकता है कि हमें बीपी की दवाई लेने की ज़रूरत कभी ना पड़े। डॉक्टर मुझे बताइए, हर एज ग्रुप के लिए ब्लड प्रेशर मानक क्या होना चाहिए जिसे हम नॉर्मल समझें? टारगेट ब्लड प्रेशर जो है हमारा, अगर 140/90 से कम है तो हम कहते हैं कि बीपी कंट्रोल में है। अगर हम किसी की बीपी की दवाई स्टार्ट भी करते हैं तो अगर उसका बीपी 140/90 आ रहा है, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम कब कहते हैं कि बीपी मेजर करना चाहिए जी। तो बीपी जब भी मेजर करें तो 15 मिनट आराम से चेयर पे बैठे रहें जी। उस टाइम चाय कॉफ़ी आपने नहीं पीना है, और अगर जो स्मोकिंग करते हैं तो उस टाइम स्मोकिंग भी इनको नहीं करा होना चाहिए, और 15 मिनट्स बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में काउच पे बैठे रहेंगे। तब जब बीपी आपका 140/90 से ऊपर आता है तब हम कहते हैं बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये हमारा जो टारगेट है बीपी का वो यही है कि आपका बीपी 140/90 से कम होना चाहिए, और मेजरमेंट बीपी का वैसे ही लेना है जैसा भी बताया है। नमस्ते डॉक्टर। गुड इवनिंग। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि वो नमक डाइट में नहीं ले रहे जिनका बीपी हाई है, तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि उनको मीठा भी नहीं लेना है, वो स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, अगर पेशेंट को मोटापा है, अगर मोटापे से ग्रसित है तो डेफिनेटली मीठा नहीं के बराबर खाना है। ऑल टुगेदर अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ऑल टुगेदर अवॉइड कर सके तो कम से कम खाएं। लेकिन अगर कोई मोटापा नहीं है, फिजिक अच्छा है, बीपी कंट्रोल में है, डायबिटीज़ भी नहीं है, तब थोड़ा बहुत मीठा खाने में कोई हर्ज नहीं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आज़ाद सिपाही के हेल्थ इज़ वेल्थ शो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको बीपी से जुड़ी या अन्य किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान या जिनके बारे में जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर तक आपकी परेशानियों को ज़रूर पहुंचाएं और उसकी संक्षिप्त जानकारी आप तक ला के दें। तब तक के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।